सलाम अलैकुम। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो किस्से और कहानियाँ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस से आगाह रहें। वीडियोस को शेयर और लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। चैनल की इस्लाह के लिए अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। सर्दियों के दिन थे। बाला मोची दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करने में मसरूफ़ था। इसकी दुकान बगैर छत और दीवारों के एक टुंड मूंड दरख्त के नीचे गांव के बिल्कुल बीच एक साफ सुथरे मैदान में थी और इस दुकान का कुल असासा लकड़ी का एक संदूक था। जब बाला काम खत्म कर लेता था तो अपनी सारी चीजें इस संदूक में बंद करके इसकी कुंडी लगा दिया करता था और यूं दुकान बंद हो जाती थी। दोपहर का वक्त हो गया था और सर पर सूरज भी चमक रहा था, मगर बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। इसने ऊन की बनी हुई पुरानी शाल को अपने जिस्म के गिरद लपेट रखा था। इसके बावजूद इसके हाथ पांव सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वो गांव का वाहिद मोची था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत इससे ही करवाते थे, इसलिए इसको फारिग बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वो सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बाला था तो गरीब आदमी, मगर इसमें लालच नाम को भी ना था। इसे इल्म था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और वो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करते हैं। बाला गांव के दूसरे लोगों की तरह ही अनपढ़ था, मगर इसको गांव वालों की गुर्बत का एहसास था, इसलिए वो इनसे जूतों की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि इसको जूतों की मरम्मत के बदले रकम ही मिलती हो। गांव के कुछ लोग तो इस खिदमत के एवज इसे मुर्गी, अंडे, गंदुम, सब्जियां और गुड़ वगैरह भी दे जाते थे। एक दफा इसने गांव के एक आदमी के 2 बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो इस आदमी ने इन जूतों के बदले इसे एक बकरी दे दी थी। इस बकरी की वजह से बाले और इसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए इसे सख्त मेहनत करना पड़ती थी। इसकी बीवी एक बहुत अच्छी और मेहनती औरत थी। वो जूतों में काम आने वाला चमड़ा रंगने में बाला का हाथ बटाती थी और इसके साथ साथ वो गांव के जमींदारों के खेतों में भी काम करती थी, जिससे इसे कुछ पैसे मिल जाते थे। दोनों की इस जद्दोजहद के नतीजे में घर की गाड़ी चलती थी। इनकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं और गांव के कच्चे मदरसे में पढ़ने जाती थीं। दोनों मियाँ बीवी इनको किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला इनसे कहता था कि बस वो पढ़ती लिखती रहें। इसके बावजूद दोनों लड़कियां घर के मुख्तलिफ छोटे मोटे कामों में लगी रहती थीं, जिसकी वजह से बाला की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बाले के घर की एक मुद्दत से मरम्मत नहीं हुई थी। इसके घर में 3 कमरे थे और इनकी छतें बोसीदा हो गई थीं। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सोच सोचकर परेशान हो जाता था कि अगर सर्दियों में बारिशें शुरू हो गईं तो क्या होगा। इसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि बारिशों के होने से पहले ही घर की छतों की मरम्मत करवा ले, मगर अभी इसके पास बहुत थोड़े पैसे ही जमा हुए थे। वो इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ फाजल रकम हासिल हो जाए जो छतों की मरम्मत में काम आए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इसकी बीवी इसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ टीन का एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें इसने लकड़ियों से आग जला रखी थी। बाला बीवी को खाने को और आग के डब्बे को देखकर खुश हो गया और बोला, बाली खुश रह, तूने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है। बाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। खुश होकर बड़े प्यार से बोली, बाले जैसी सर्दी यहाँ है वैसी सर्दी घर पर भी है। मैंने सोचा कि तू सर्दी में काम कर रहा होगा, इसलिए मैं डब्बे में आग जलाकर ले आई हूँ। ये कहकर इसकी बीवी ने खाना खोलकर इसके सामने रख दिया और बोली, बाले तो खाना खा, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां मदरसे से वापस आने वाली होंगी, इन्हें भी खाना देना होगा। बाले ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली ये सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत तकलीफें उठाती है। मुझे तो इसका अफसोस होता है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तो देखती रहे, जैसे ही
घर की छतों की मरम्मत हो जाती है, मैं फिर पैसे जमा करूंगा और इनसे तेरे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े बनवाऊंगा। इसकी बीवी बोली, तू हमारे लिए ही तो सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सुख में हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियां चाहिए और ना कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सर हिलाकर जग के पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ हो गया। इसकी बीवी उठकर घर चली गई। बाला जल्द ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसको दूर से बहादुर आता दिखाई दिया। वो बाला के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक भट्टे पर मजदूरी करता था। इसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर इसने वो थैला बाले के लकड़ी के संदूक पर रख दिया और खुद जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में इनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपना पाँव आगे करके कहा। बाले ने देखा इसने जो जूते पहने हुए थे वो इंतहाई बदनुमा और खस्ता थे। बाला ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी नहायत खस्ता हालत में थे। ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। इसने इन्हें पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले की तजुर्बाकार उंगलियों ने जूतों के चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो निहायत नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचे हल्के फुल्के होते हैं मगर ये जूते इसे कुछ ज्यादा ही वजनी लगे। इसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूतों में बाले का इन्हिमाक देखा तो वो परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने खराब जूते देखकर बाला इनकी मरम्मत से इनकार ना कर दे, इसलिए वो बड़ी लिजाजत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, इनको मैंने घर में पड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पकी होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। बस ये समझ लो इज्जत का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। इसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फख्र से कहा। वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनें इन्हीं की मलकियत थीं। इनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी जमीनें बेचकर इनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। इसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने इसकी तसल्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, बाले भाई एक बात और है, इनकी उजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हुआ है। वो भट्टा जहां मैं काम करता हूँ, अब मैं इसके मालिक के पास जाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बाले ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक भले तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना, मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, इनकी मरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और इसकी आंखें नम हो गईं। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। चूंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाले ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल भी मरम्मत के काबिल न थे। वो न सिर्फ बुरी तरह घिस गए थे, बल्कि बीच में से दो हिस्सों में भी तकसीम हो गए थे।
बाले ने अपने लकड़ी के संदूक में से सबसे महंगे वाले तले निकाले। ये तले वो गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। शाम तक जूते तैयार हो गए थे। बाले ने इन पर बहुत मेहनत की थी और वो बिल्कुल नए लग रहे थे। इसने अपनी सारी चीजें लकड़ी के संदूक में बंद करके इसकी कुंडी लगाई और बहादुर के जूतों का थैला उठाकर घर की जानिब रवाना हो गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और दबे दबे जोश के आसार थे। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। इसके कदम तेजी से घर की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसा मालूम देता था जैसे वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर इसने जूतों का थैला एक तरफ रखा। दोनों बच्चियां बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थीं। बाली रात का खाना पका रही थी। बाले ने इसे आवाज देकर बुलाया। वो आई तो बाले ने इसे बहादुर के जूते दिखाए और फिर इसे पास बिठाकर चुपके चुपके इसको कुछ बताने लगा। बाले की बातें सुनकर बाली की आंखें हैरत से चमकने लगी थीं। अपनी बात खत्म करके बाले ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़े की एक पोटली खोलकर बाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें चमक रही थीं। इनको देखकर बाली हैरान भी थी और खुश भी। बाले ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बच्चियां बाहर गली में खेल रही हैं। तू चूल्हे की आग हल्की कर दे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद बाला अपनी बीवी बाली को लेकर बहादुर के घर पहुंचा। बहादुर घर पर ही मिल गया था और सख्त परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। इसने बाले और इसकी बीवी को इज्जत से बिठाया। इसकी बीवी और बेटियां भी इनके पास आकर बैठ गई थीं। जब सब बैठ गए तो बहादुर ने बाले को बताया कि इसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसने इसकी बेइज्जती भी की थी कि वो उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बाले ने कहा, बहादुर, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। अब मैं तुम सब लोगों को एक अजीब व गरीब बात बताता हूँ। ये सुनकर तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। इसकी बात सुनकर बहादुर की बीवी और बेटियां इसे हैरत और दिलचस्पी से देखने लगीं। बाली को तो बाला ये बातें पहले ही बता चुका था, इसलिए वो हैरान नहीं हो रही थी। बहादुर की समझ में कुछ भी नहीं आया था। वो मुंह खोले बाले की बातें सुन रहा था। इन सब की हैरानी और परेशानी देखकर बाले की बीवी मुस्कुरा रही थी। बाले ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने इनके जूतों की चीर फाड़ की तो इनकी एड़ियों में से ये चीजें निकली थीं। इसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकालकर सरकंडों से बने मोड़े पर रख दी। सब हैरानी से इस पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो इसमें रखे हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें देखकर सब हैरान रह गए। बाले ने वो पोटली उठाकर बहादुर के हवाले करते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी सारी दौलत सामने पाकर बहादुर की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। वो फटी फटी आंखों से इस पोटली को देख रहा था। इसकी बीवी तो इतनी खुश हुई कि खुशी से रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद इन लोगों की हालत संभली तो बहादुर बाले के हाथ थामकर बोला, बाले भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। बाला बोला, बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारी बेटी के नसीब से ये दौलत तुम्हें मिली है। अब तो तुम इस गांव के बहुत अमीर आदमी हो गए हो। इन चीजों को फरोख्त करके इनसे मिलने वाली रकम से पहले तो बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा काम शुरू कर देना। थोड़ी देर के बाद बाला और इसकी बीवी अपने घर जाने के लिए उठ गए। रास्ते में इसकी बीवी ने कहा, बाले, तुझे ये ईमानदारी किसने सिखाई है? तो चाहता तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकता था, किसी को क्या पता चलता। इनको बेचकर तो घर की छतें ठीक करवा सकता था, मेरे लिए सोने के जेवरात बनवा सकता था। हम अपनी बच्चियों को गांव के नहीं पड़ोस के कस्बे में किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा सकते थे। बाला इसकी बात सुनकर हंसा, फिर सीना तान कर बोला, हमारे घर की छतों की मरम्मत भी होगी, तेरा जेवर भी बनेगा और हमारी बच्चियां कस्बे के स्कूल में नहीं शहर के स्कूल में भी पढ़ने जाएंगी और ये सब मैं
अपने हाथ के कमाए हुए पैसों से करूंगा। इसकी बात सुनकर इसकी बीवी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत खुशनसीब हैं, मुझे इतना अच्छा शौहर और बच्चियों को इतना अच्छा बाप मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। बीवी से इस शर्म को छुपाने के लिए झूठ मूठ के गुस्से से बोला, बाली जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। बाली समझ गई थी कि इसकी तारीफ से बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज तेज चल